हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं रबी बेन एज़रा पोयम के स्टैंजा 11 to 20 कवर करूँगी। ये इस पोयम का पार्ट 2 है। इस पोयम को मैंने 3 पार्ट में कवर किया है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 3 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लास्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा कि हमें गॉड के प्लान की तारीफ़ करनी चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें इंसान बनाया और ये शरीर और आत्मा दी। आगे के पैराग्राफ में स्पीकर कह रहे हैं कि हमें अपने शरीर को आत्मा से कम काबिल नहीं समझना चाहिए। फॉर प्लेजेंट इज दिस फ्लैश। प्लेजेंट मतलब सुखद। फ्लैश कहा है ह्यूमन बॉडी को। हालांकि हमें इस बॉडी में सुखद महसूस होता है। आर सोल इन इट्स रोज मैश पुल्ड एवर टू द अर्थ स्टिल yearns फॉर रेस्ट। मैश मतलब जाल। रोज मैश मतलब गुलाब का जाल। यहाँ रोज मैश कहा है ह्यूमन बॉडी को क्योंकि ह्यूमन बॉडी ने अपने अंदर सोल को पकड़ कर रखा है, तो वो सोल के लिए गुलाब का जाल है। गुलाब इसीलिए क्योंकि बॉडी बहुत सुखद और अच्छी है, और जाल इसीलिए क्योंकि आत्मा को इस जाल में पकड़ कर रखा है। स्पीकर कह रहे हैं कि हालांकि हमारा शरीर सुखद है, फिर भी हमारी आत्मा जो इस शरीर के द्वारा धरती पर खींची जा रही है, वो आराम के लिए तरस रही है। यानी शरीर सुखद है, फिर भी आत्मा इससे बाहर निकलकर आराम करने के लिए तरस रही है। Would we some prize might hold to match those manifold possessions of the brute? Manifold मतलब बहुत सारे, possession मतलब अधिकार, brute मतलब जानवर। स्पीकर कह रहे हैं कि हम इंसानों की इच्छा होती है कि काश हम भी कुछ पुरस्कार पकड़ सके जो उन बहुत सारे अधिकारों की बराबरी कर सके जो जानवरों को मिले हैं। यानी जानवर बिना कुछ किए ही संतुष्ट होते हैं, और उन्हीं की तरह हम भी संतुष्ट होना चाहते हैं। गेन मोस्ट एज वी डिड बेस्ट। हम चाहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त हो क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा बेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें जानवरों के मुकाबले या बाकी प्राणियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा खुशी मिले, और हम ऐसा इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम ही अपना बेस्ट देते हैं। इस पैराग्राफ में स्पीकर कह रहे हैं कि हमारी इच्छा होती है कि हमें बेस्ट मिले, इसीलिए हमारी आत्मा रेस्ट चाहती है, और हम इस शरीर को एक जाल समझते हैं जिसने हमारी आत्मा को रोक कर रखा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में स्पीकर कह रहे हैं कि हमें अपने शरीर को स्पिरिचुअल ग्रोथ के बीच रुकावट नहीं समझना चाहिए। हमारे शरीर का और आत्मा दोनों का ही बराबर महत्व है हमारी जिंदगी में। लेट अस नॉट ऑलवेज से स्पाइट ऑफ दिस फ्लैश टुडे। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जैसा आज मेरा शरीर है उसके बावजूद। आई स्ट्रोव मेड हेड गेंड ग्राउंड अपॉन द होल। स्ट्रोव मतलब कोशिश करना, मेड हेड मतलब प्रोग्रेस करना, गेन ग्राउंड एक इडियम है जिसका मतलब है आगे बढ़ना। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जैसा आज मेरा शरीर है उसके बावजूद मैंने कोशिश की, प्रोग्रेस की और इस पूरी सिचुएशन में आगे बढ़ा। यानी हमें अपने शरीर को लाचारा या फिर अपनी सोल से कम काबिल नहीं दिखाना चाहिए। यानी ऐसा शो नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर हमारी ग्रोथ के बीच में रुकावट था। एज द बर्ड विंग्स एंड सिंग्स लेट अस क्राई ऑल गुड थिंग्स आर आवर्स। अपने शरीर को कम काबिल दिखाने के बजाय जैसे चिड़िया अपने पंख हिलाती है और गाती है, वैसे ही हमें भी चिल्लाना चाहिए कि जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो सब हमारी हैं। नॉर सोल हेल्प फ्लैश मोर नाउ देन फ्लैश हेल्प्स सोल। हमें चिल्लाकर कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी सोल की जितनी हेल्प नहीं कर रही, उससे ज़्यादा सोल हमारी बॉडी की हेल्प कर रही है। यानी ऐसा नहीं है कि सोल ज़्यादा हेल्प कर रही है और बॉडी कम हेल्प कर रही है। पहले कुछ स्टैंजा में स्पीकर ने कहा कि हमारी सोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अब स्पीकर कह रहे हैं कि भले ही सोल इम्पॉर्टेंट है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि शरीर कम इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। Therefore, I summon age to grant youth's heritage. Summon मतलब मांगना। एज का यहाँ मतलब है बुढ़ापा, और हेरिटेज मतलब विरासत। इसीलिए मैं बुढ़ापे से मांग रहा हूँ कि जवानी की जो विरासत है वो मुझे दे दो। जवानी के एक्सपीरियंसेस एक विरासत हैं जिससे सीखकर बुढ़ापा हमें कुछ फ़ायदे देगा। अपने बुढ़ापे से स्पीकर उन्हीं फ़ायदों को मांग रहे हैं। पिछले स्टैंजा में स्पीकर ने बताया कि हमारी सोल और बॉडी दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और हमने दोनों का ही यूज़ किया है अपनी जवानी में, तो अब उस सब के फ़ायदे स्पीकर अपने बुढ़ापे से मांग रहे हैं। लाइफ्स स्ट्रगल हैव सो फार रीच्ड इट्स टर्म। जिंदगी की परेशानियां अब इतनी दूर आकर अपनी सीमा पर पहुंच गई हैं, यानी अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिर में आ गए हैं। देंस शैल आई पास अप्रूव्ड। अप्रूव्ड मतलब एक्सेप्ट करना।
स्पीकर कह रहे हैं कि जब वो अपनी जवानी से पास होकर अपने बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो उन्हें एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। अ मैन फॉर अये रिमूव्ड फ्रॉम द डेवलप्ड ब्रूट। फॉर अये मतलब फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए। स्पीकर कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे हमेशा के लिए हटा दिया है डेवलप्ड जानवरों के लिस्ट से भी। स्पीकर जब जवानी से पास होंगे तो उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि वो हमेशा के लिए डेवलप्ड जानवरों से भी अलग किए जा चुके हैं। उन्होंने अपनी जवानी से सीख लेकर डेवलप्ड जानवरों से भी आगे का पद हासिल किया है, तो अब उन्हें एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। अ गॉड दो इन द जर्म। मैं भगवान हूँ हालांकि मैं एक जर्म के जितना छोटा हूँ, यानी मैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितना छोटा भगवान हूँ। ये स्पीकर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी से सीख ली है, तो वो खुद को अब भगवान कह रहे हैं, पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितना छोटा भगवान। एंड आई शेल देयर अपॉन टेक रेस्ट एर आई बी गॉन वंस मोर ऑन माई एडवेंचर ब्रेव एंड न्यू। एर मतलब इससे पहले, और उसके बाद मैं आराम करूँगा इससे पहले कि मैं एक और बार एक नए और बहादुर एडवेंचर पर चला जाऊँ। यानी जवानी के बाद अब बुढ़ापे के एडवेंचर पर जाने से पहले स्पीकर थोड़ा आराम करेंगे। फियरलेस एंड अनपरप्लेक्स्ड व्हेन आई वेज बैटल नेक्स्ट, व्हाट वेपन्स टू सेलेक्ट, व्हाट आर्मर टू एंड्यू। अनपरप्लेक्स्ड मतलब बिना कन्फ्यूजन के, वेज मतलब युद्ध छेड़ना, आर्मर मतलब कवच। पोएट कह रहे हैं कि मैं अब निडर हूँ और बिना कन्फ्यूजन के हूँ, ये सोचने के लिए कि मुझे अब अगला कौन सा युद्ध छेड़ना चाहिए, कौन से हथियार चुनने चाहिए और कौन सा कवच धारण करना चाहिए। यानी जवानी के एक्सपीरियंसेस की वजह से अब स्पीकर काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, इसीलिए अब उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उन्हें अपना अगला युद्ध कैसे लड़ना है। यूथ एंडेड, आई शैल ट्राई माई गेन और लॉस देयर बाय। जवानी अब ख़त्म हो गई है तो मुझे अब अपने फ़ायदे और नुकसान का हिसाब लगाने की कोशिश करनी चाहिए। लीव द फायर एशेज, व्हाट सर्वाइव्स इज़ गोल्ड। एशेज मतलब राख। आग की जो राख है उसे छोड़ देना चाहिए, यानी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को छोड़ देना चाहिए। उस आग से जो चीज़ सरवाइव करके आई है वही सोना है, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एंड आई शैल वे द सेम, गिव लाइफ इट्स प्रेज और ब्लेम। वे मतलब नापना, मैं उसी चीज़ को नापूंगा, यानी ये नापूंगा कि कितना एशेज है और कितना गोल्ड है, और फिर मैं ज़िंदगी को उसकी शाबाशी या दोष दूंगा। यंग और ले इन डिस्प्यूट, आई शैल नो बीइंग ओल्ड। डिस्प्यूट मतलब विवाद। जब मैं जवान था तब सब कुछ विवाद में पड़ा हुआ था, पर अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। फॉर नोट व्हेन इवनिंग शर्ट्स। नोट मतलब ध्यान दो। ध्यान दो उस समय पर जब शाम अपने दरवाजे बंद करता है, यानी जब शाम खत्म होती है और रात आती है, उस वक्त पर ध्यान दो। अ सर्टेन मोमेंट कट्स द डीड ऑफ। डीड मतलब काम। वो एक पल हमारे दिन के काम काज को कट कर देता है या बंद कर देता है। कॉल्स द ग्लोरी फ्रॉम द ग्रे। ग्लोरी मतलब प्रसन्नता। वो पल उस अंधेरे से भी प्रसन्नता को बुलाता है। अ विस्पर फ्रॉम द वेस्ट शूट्स। विस्पर फ्रॉम वेस्ट मतलब एक हवा आती है वेस्ट की तरफ से जो स्पीकर के कानों में धीरे से कहती है, एड दिस टू द रेस्ट, टेक इट एंड ट्राई इट्स वर्थ, हेयर डाइज अनदर डे। वो आवाज़ कहती है कि इस दिन को भी बाकी दिनों में जोड़ दो, इसको लो और इसकी कीमत को नापो, यहाँ एक और दिन ख़त्म हो गया। सो स्टिल विद इन दिस लाइफ, तो अभी भी मैं इस जिंदगी के अंदर हूँ, यानी स्पीकर कह रहे हैं कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। दो लिफ्टेड ओवर इट्स स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब है जिंदगी के स्ट्रगल्स, हालांकि मैं इन स्ट्रगल्स के ऊपर उठ गया हूँ। लेट मी डिसर्न, कंपेयर, प्रोनाउंस एट लास्ट। डिसर्न मतलब पहचानना। इस जिंदगी में जब मैं अपने स्ट्रगल से ऊपर उठ गया हूँ तो अब आखिर में मुझे पहचानने दो, नापने दो और घोषणा करने दो। दिस रेज वॉज राइट इन द मेन, दिस एक्विएसेंस वेन। रेज मतलब गुस्सा या जोश, एक्विएसेंस मतलब एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना, और वेन मतलब व्यर्थ। स्पीकर कह रहे हैं कि आखिर में मुझे घोषणा करने दो कि जवानी का वो जो गुस्सा या जोश था वो सही था, और जो चीज़ों को स्वीकार करने की आदत थी, यानी हम चीज़ों को बदलने की कोशिश किए बिना ही स्वीकार कर लेते थे, ये बात व्यर्थ थी या गलत थी। द फ्यूचर आई मे फेस नाउ, आई हैव प्रूव्ड द पास्ट। अब मैं अपने फ्यूचर का सामना कर सकता हूँ क्योंकि अब मैंने अपने पास्ट को साबित कर दिया है,
यानी उसे एक्सेप्ट करके उससे सीख ले ली है। For more is not reserved to man with soul just nerved to act tomorrow what he learns today. Nerved मतलब दिल मजबूत करना। उस इंसान के लिए ज़्यादा चीज़ें रिजर्व्ड नहीं हैं जो अपनी सोल को मजबूत करता है आज का सीखा हुआ काम कल करने के लिए। यानी जो इंसान अपने काम को कल पर डालता रहता है उसके लिए इस दुनिया में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। हेयर वर्क इनफ टू वॉच द मास्टर वर्क। यहाँ अपने मास्टर के काम को देखना ही इनफ काम है। यानी मास्टर के काम को ऑब्जर्व करने का काम इनफ है कोई काम सीखने के लिए। यहाँ मास्टर का मतलब है भगवान। स्पीकर कह रहे हैं कि हमें भगवान के काम को देखना चाहिए, उससे ही हम सीख जाएंगे कि एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ कैसे जिए। एंड कैच हिंट्स ऑफ द प्रॉपर क्राफ्ट, ट्रिक्स ऑफ द टूल्स, ट्रू प्ले। अगर हम भगवान के उचित क्राफ्ट को देखकर कुछ हिंट्स पकड़ लें और भगवान जो टूल अपने खेल के लिए इस्तेमाल करते हैं उन टूल्स के ट्रिक को हम पकड़ लें तो इतना इनफ होगा कुछ भी काम सीखने के लिए। यानी अगर हम भगवान के क्राफ्ट को देखें और भगवान ने इस दुनिया में जो टूल्स इस्तेमाल किए हैं उसे देखें तो इतना इनफ होगा एक अच्छी लाइफ कैसे जिए ये सीखने के लिए। As it was better, youth should strive through acts uncouth toward making. स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, अनकूथ मतलब अनरिफाइंड या अनफिनिश्ड। ये अच्छा था कि जवानी में हमें कोशिश करती रहनी चाहिए अपने अनफिनिश्ड काम के साथ कुछ बनाने की। यानी भले ही हमारा काम अनरिफाइंड हो या अनफिनिश्ड हो पर फिर भी हमें उसी के साथ कोशिश करते रहनी चाहिए कुछ बनाने की। देन रिपोज ऑन ऑट फाउंड मेड। रिपोज मतलब आराम करना, ऑट मतलब कोई चीज़। हमें कुछ बनाने की कोशिश करती रहनी चाहिए बजाय इसके कि हम आराम करें उन चीज़ों पर जो हमें पहले से बनाई हुई मिल गई। सो बेटर एज एक्सेम्प्ट फ्रॉम स्ट्राइफ। एक्सेम्प्ट मतलब मुक्त करना, स्ट्राइफ मतलब कठिनाइयाँ। बुढ़ापे में हमें खुद को कठिनाइयों से मुक्त करना चाहिए। शुड नो देन टेम्प्ट फर्दर। टेम्प्ट मतलब लालच। बुढ़ापे में हमारे पास जो चीज़ें पहले से हैं उनको अच्छे से समझना चाहिए बजाय इसके कि हम आगे कुछ और पाने के लिए लालच करें। इस स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि हमें अपनी जवानी में नई चीज़ें बनाने की कोशिश करनी चाहिए पर बुढ़ापे में हमें कठिनाइयों का सामना करने के बजाय जो चीज़ें हमारे पास पहले से हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। दाउ वेटेडेस्ट एज वेट डेथ नॉर बी अफ्रेड। दाउ मतलब यू। अभी तक तुमने बुढ़ापे का इंतज़ार किया, अब मौत का इंतज़ार करो, डरो नहीं। Enough now if the right and good and infinite be named here, as thou callest thy hand thine own. जैसे तुम अपने हाथ को अपना हाथ कहते हो वैसे ही अगर तुम सही, अच्छा और अनंत को भी पहचान सको, उनका नाम बता सको तो इतना काफ़ी है। यानी जैसे तुम अपने हाथ को पहचानते हो वैसे ही अपने बुढ़ापे में अगर तुम सही गलत को पहचान सको तो इतना काफ़ी है। With knowledge absolute, subject to no dispute from fools that crowded youth, nor let thee feel alone. Dispute मतलब विवाद। हमें अपने पूर्ण ज्ञान के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। यानी अब हमारे पास ज्ञान है तो हमें उन मूर्खों के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहिए जिन्होंने हमारी जवानी को घेरा हुआ था और हमें अकेला नहीं महसूस होने दिया। इस पैराग्राफ में स्पीकर कह रहे हैं कि अगर अब हमें अपने बुढ़ापे में सही गलत की पहचान है और हम उन मूर्खों के साथ विवाद में ना पड़े जिन्होंने हमें जवानी में घेरा हुआ था तो इतना काफ़ी है। यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म होता है। अब इसे आगे के स्टेंजा में नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।